तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का तीसरा प्रश्न पत्र सॉल्व करवाएंगे। ये प्रश्न पत्र हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में 60 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में भी 60 क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो है 17 जनवरी 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उससे पहले सॉल्व करवाने से पहले हम आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें। इससे पहले हम दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुके हैं, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं पहले हम क्वेश्चन कितने हैं इसमें। टोटल क्वेश्चन 120 होने वाले हैं। 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें देखिए 59 क्वेश्चन हैं और जो अदर क्वेश्चन है वो सब इसमें नहीं दिए हैं। तो हम इसका दूसरा प्रश्न पत्र देखेंगे, मतलब वो होगा फर्स्ट शिफ्ट का ही, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में। हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन हैं। ये भी 17 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें भी 120 क्वेश्चन होंगे, बट वो जो हम अभी पहले दिखाए थे उसमें भी 120 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो 60 नंबर क्वेश्चन से 120 नंबर क्वेश्चन तक उसमें वो गायब हैं सारे क्वेश्चन। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज इसमें नहीं है। तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं 1 से लगा के 120 तक। लेकिन फिर भी हम कोशिश करवाएंगे कि आपका जो इंग्लिश क्वेश्चन है उसकी हिंदी मीनिंग भी हम बताएं और हिंदी का क्वेश्चन भी लिख के इस पर दिखा दें आपको। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन से पहले आप लोग देख लीजिए कितने इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। टोटल क्वेश्चन है वो जो हिंदी वाला पार्ट दिखाए थे उसमें 60 ही क्वेश्चन थे। देखिए इसमें 60 से ऊपर भी हैं टोटल क्वेश्चन दिए हैं इसमें, बट यही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में। तो कोई बात नहीं, हम ये इंग्लिश वाला जो इंटरफेस है उसको हम इजी बनाएंगे। इजी बनाने के लिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे जितने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा, पहला क्वेश्चन नंबर दिया है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन मेजर 9 डिग्री, हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। तो ऐसा करते हैं, हम इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, केवल हम आप लोग जो भाई इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश पढ़ के अपना कर लेंगे, लेकिन हम इसमें हिंदी केवल पढ़ेंगे और सोल्यूशन देंगे। ठीक है, मतलब ट्रांसलेट करेंगे और सोल्यूशन बताएंगे। इससे ये रहेगा कि टाइम बच जाएगा, नहीं तो इंग्लिश भी पढ़ेंगे फिर ट्रांसलेट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान 9 डिग्री है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो ये फार्मूला बेस है। ये भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर 360 डिग्री बटे जो बाहरी कोण होता है एक्सटीरियर एंगल। फार्मूला लिखा है देख लो, फिर वैल्यू पुट कर देंगे 360 अपॉन 9 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो 40 साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकरिंग के ऊपर है, जो रिपीटिंग क्वेश्चन आते हैं आवृत्ति वाले। ये भी इजी है, बार 2 डिजिट पे लगा है, तो बार हटाएंगे तो अपॉन में 9 कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा सॉरी फ्रैक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी, मतलब ये सीरीज़ दी है, इसको आप कंप्लीट करना है। तो इस सीरीज़ में देखिए सोल्यूशन में, मतलब पहला है 3 से 11 हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 हो गया है। तो इसी तरीके से हम लोग 7 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 7 सत्ता 49 प्लस 2 51 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे विच इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें 3 संख्याएं दी हैं, एक डेसिमल में दी है, 2 फ्रैक्शन में दी है। तो फ्रैक्शन वाले को हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ये इजी है, सोल्यूशन देख लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल से क्वेश्चन है, इस पे कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये हिंदी लैंग्वेज में टेबल हमने लगा दी है, वो जो इससे पहले क्वेश्चन दिखाए थे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से। तो क्वेश्चन सेम है, उसमें भी थे बट उसमें 60 क्वेश्चन थे
और इसमें 120 है, तो इससे आप कर लो, हिंदी का है तो समझ में आ जाएगा। पहले टेबल आप दो देख लो। टेबल में मतलब 5 टाइप दिए हैं और ईयर दिए हैं, ठीक है। 2002 2000 से 2004 तक दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, यदि बिके हुए टाइप फर्स्ट वाहनों की संख्या 2004 से 2005 में हुई वृद्धि का संभावित प्रतिशत वही है जो 2003 से 2004 में हुई वृद्धि का प्रतिशत है, तो 2005 में लगभग कितने टाइप फर्स्ट वाहन बेचे जाएंगे। तो सॉल्यूशन देख लो। 2003 से 2004 में जो परसेंटेज वृद्धि हुई, तो 2003 से 2004 देखो, 2003 से 2004 में परसेंटेज वृद्धि हुई कितनी है, तो 26/81। और 26 कैसे आया है, 107 से 81 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी। तो परसेंटेज वृद्धि 32.09% आ गई, ठीक है। तो पूछ रहा है 2005 में बिके वाहनों की संख्या कितनी है, तो 2005 में बिके वाहनों की संख्या जितनी है जितनी 2004 में बिकी थी, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 2004 में 107 वाहन बिके हैं, फिर 2005 में 2003 और 4 में जितनी वृद्धि हुई उतना, तो 107 प्लस 107 का 32%, 32.09%। तो सॉल्व करेंगे इसको तो 141 आ जाएगा। अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो ये आप लोग वीडियो देख के सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, द नंबर ऑफ टाइप फर्स्ट व्हीकल सोल्ड इन 2003 वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2002, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, 2003 में बेचे गए टाइप 1 वाहनों की संख्या 2002 में बेचे गए वाहनों की संख्या वाहनों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो ये 2003 में बेचे गए टाइप 1 अपॉन में 2002 में बेचे गए टोटल वाहन, तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो वैल्यू सबकी रख दो। तो 2003 में जो टाइप फर्स्ट बेचे गए हैं वो 81 हैं, और जो 2002 में बेचे गए टोटल वाहन हैं उनको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो 7.99 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो 8% हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सेल्स ऑफ टाइप सेकेंड व्हीकल अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द टाइप 5 व्हीकल। तो इसके हिंदी वाले कुछ पेपर पे चल, तो किस वर्ष बेचे गए टाइप सेकेंड वाहनों की संख्या बेचे गए टाइप 5 वाहनों की संख्या के लगभग 25% थी। तो ये तो टेबल पहले देख लेंगे। तो ऐसे अगर शॉर्ट करना हो तो टेबल देख कर ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टाइप 5 का जो 25% है या फिर 1/4 किस वर्ष में टाइप सेकेंड के बराबर होगा। तो देखिए कि जो 442 है उसका 1/4 या फिर 25% लगभग 110.5 होगा, जो 112 के लगभग बराबर है। यदि फिर भी नहीं आया समझ में तो देखिए टेबल सोल्यूशन में मतलब सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं। तो एक तरफ ईयर्स होंगे हमारे, और ईयर्स का जो है टाइप 5 का 25% निकालेंगे। 25% मतलब 4 से डिवाइड कर दो बस 25% निकलता आ जाएगा। और फिर वो किसके बराबर है, कितने के बराबर मतलब दे रखा है टाइप सेकेंड और फोर्थ कब बराबर होंगे, किस ईयर में पूछ रहा है। तो ठीक है, तो दोनों को निकाल लेंगे। तो टेबल में देख लिया हमने टाइप 5 का 25% निकाला है, तो 2000 में 85 हो जाएगा, 2001 में 84 हो जाएगा, 2002 में 1001 हो जाएगा, और 2003 में 102.75 हो जाएगा, और 2004 में 110.5।
जो लगभग 112 के बराबर है। तो 2004 आंसर आ जाएगा। 2004 में टाइप सेकेंड टाइप 5 के 25% के बराबर होगा। ठीक, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल इन 2003 ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम फॉर विच टाइप ऑफ व्हीकल। तो इसके हिंदी वाले पेपर पे चलते हैं। किस टाइप के वाहनों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003 में हुई बिक्री की प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 2002 वो पिछला वर्ष है और 2003 जो मतलब पूछा है 2003 के पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2003 का पिछला वर्ष हो जाएगा 2002। तो सोल्यूशन में देखिए हमने 2002 के पाँचों टाइप लिख दिए हैं, ठीक है, और 2003 के पाँचों टाइप लिख दिए हैं। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। तो वृद्धि निकलेगी कैसे? एक देखो वृद्धि निकाल के दिखा दिए हैं। हर मतलब पाँचों टाइप का अलग अलग वृद्धि निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है। तो पाँचों टाइप का अलग अलग वृद्धि निकाले हैं। तो सेकेंड टाइप में 15.05% वृद्धि हुई है, जो सबसे ज़्यादा है। तो यही टाइप सेकेंड हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला। यही आंसर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। ये मतलब किस प्रिंसिपल पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल बताएं तो जो केबल इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, जो मतलब समुद्रों में होके बिछाए जाते हैं, सारे मतलब देशों को जोड़े जाते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जोड़े जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस एकदम जीरो होते हैं, इसलिए इसमें डेटा जो होता है बहुत हाई स्पीड से ट्रांसफ़र होता है। इसलिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। जैसे घरों पे जो केबल वाला इंटरनेट लगवाते हैं उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज होता है, जिससे हम लोग को कितनी हाई एमबी वाला स्पीड मिल पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये दिया है करंट अफेयर का। इन अक्टूबर 2015 मोर देन 350 लैंडमार्क्स इन मोर देन 90 कंट्री वर लिट ब्लू। द ऑफिशियल कलर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज द ओकेशन। ठीक है, तो इसका हिंदी वाला देख लीजिए क्वेश्चन। अक्टूबर 2015 में 90 से अधिक देशों की 350 से अधिक महत्वपूर्ण जगहों को संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक नीले रंग से प्रकाशित किया गया था। यह किस अवसर पर किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र की 17वीं वर्षगांठ पर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन होता है उसका कार्य क्या होता है? ये तो करंट अफेयर का था, लेकिन हम कुछ इससे एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन के कार्य क्या होते हैं? जैसे इसका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, या अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा स्थापित करना, जो आर्थिक विकास होता है, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, ये सब बनाए रखना, और विश्व शांति के लिए कार्य करना। यूनाइटेड नेशन की कभी कभी स्थापना पूछ लेता है कब होती है, तो हुई थी। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ? मैनहट्टन टापू में है। और यूनाइटेड नेशन में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? तो 193 सदस्य देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये हुआ कब? इसमें देख लीजिए स्थापना जो दी है 1945, हमने बताया ना 24 अक्टूबर 1945। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था। तो वर्ल्ड वार की बात आ गई तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला था। तो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था तो यूएन की स्थापना की गई थी कि मतलब इंटरनेशनल लेवल से शांति बनाई रखी जा सके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 11, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन है। ठीक है, तो इसमें आयतन पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसमें पाई की वैल्यू दी है, और आर इसमें मतलब रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर है। फार्मूला बेस से रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 44/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे है। तो इसका देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इसमें दिया है
सम किंग्स आर क्वींस, मतलब कुछ राजा रानी हैं। फिर दिया ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, मतलब सभी रानियाँ सुंदर हैं। तो फिर कंक्लूजन देखिए, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, मतलब ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल ये नहीं हो जाएगा, सम किंग्स ब्यूटीफुल हैं, ये तो पहला कंक्लूजन गलत। फिर ऑल क्वींस आर किंग्स, ऑल क्वींस आर किंग्स ये भी गलत है, मतलब सभी रानियाँ राजा भी नहीं हैं। तो इसमें ना ऑप्शन नंबर 3 है, ना तो फर्स्ट फॉलो करता है ना तो सेकंड फॉलो करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें दिया है इफ़ मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, मतलब प्लस को सॉरी गुणे को प्लस और डिवीज़न को माइनस और प्लस को मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस को डिवीज़न, देन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन, देख लो, मतलब वही जो सिंबल्स हमारे हैं, मतलब चिन्ह जो हैं ऑपरेशनल सिंबल, उनका वैल्यू चेंज की गई है। जैसे मल्टीप्लाई को प्लस कर दिया गया, डिवीज़न को माइनस, और माइनस को डिवीज़न और प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया गया। सोल्यूशन में देख लो, हो जाएगा, इजी है, 24 आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आंकड़ों का माध्य विचलन निकालना है, मीन डेविएशन। माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए हैं सभी आंकड़ों का हम लोग माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य हमारा 7 आ जाएगा, देख लो सोल्यूशन में। फिर माध्य विचलन निकालने के लिए, माध्य विचलन निकालने के लिए फार्मूला होता है, माध्य विचलन निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जो, तो माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, तो 1/n सम ऑफ डी, मतलब डी कैसे निकालते हैं, जो आंकड़े होते हैं उससे माध्य समांतर माध्य को माइनस कर देते हैं। तो हमारा समांतर माध्य 7 है, तो जितने आंकड़े दिए हैं तो हम लोग डी देखिए सबसे नीचे, डी निकालने के लिए मॉड ऑफ xi-7 कर देंगे, मतलब जितने आंकड़े हैं आंकड़ों से हम 7 माइनस कर देंगे, तो डी हमारा निकल आएगा 4333032। अब ये जितने डी निकले हैं इनको हम लोग फार्मूले पे रख देंगे, सबको जोड़ के n मतलब 7 पद हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 18/7 आ जाएगा। ठीक है, ये लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई बार पूछा गया, मतलब एक क्वेश्चन आता है समांतर माध्य या फिर माध्य विचलन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो और प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये ब्लड रिलेशन से है। तो एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो अनीता उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, ठीक है, अनीता ने कहा है, तो सोल्यूशन में देखते रहिए हम लोग। कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब जो फोटो है, फोटो के ऊपर हमने देखो माँ दिखा दिया है, मतलब कोई भी ऊपर बड़ा पद हो, अपने से बड़ा हो तो ऊपर होगा। तो माँ, माँ की फिर इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो अनीता बोल रही मेरी माँ है, तो अनीता की बेटी हो जाएगी। तो जो फोटो फिर वो पूछ रहा है, तो अनीता उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो अनीता उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो अनीता की मम्मी का भाई है वो फोटो वाला, तो ये अनीता भांजी होगी। ठीक है, तो भांजी या भतीजी, तो नीस मतलब आंसर सेकंड सही है, नीस मतलब भांजी होता है या भतीजी होता है, तो भांजी होगा यहाँ पे। ठीक है, और भांजा नेफ्यू मतलब होता है, भतीजा भी नेफ्यू मतलब होता है। और क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो यह अधिनियम अनुच्छेद जो है 253 के तहत अधिनियम, सॉरी, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 1986 में। ठीक है, लेकिन इसका कुछ और प्लस पॉइंट देख लेते हैं। यह अधिनियम जो है अनुच्छेद 253 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, और
इससे रिलेटेड मतलब पर्यावरण प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ और अनुच्छेद हैं, जो जैसे अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A भी इसी से रिलेटेड हैं, जो मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 पे चलते हैं। विष्णु क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करते हुए कुल 15.5 मिनट की यात्रा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सोल्यूशन देखिए। विष्णु ने जो दूरी है उसको 3 पार्ट में कंप्लीट की है। तो किसी दूरी को हम मान लेते हैं 3 पार्ट में, x बराबर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं, और सबकी चाल जो स्पीड है अलग अलग है। पहले पार्ट को 10 किलोमीटर पर घंटे की, दूसरे को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, और तीसरे को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। तो लिया गया टोटल टाइम जो है, तीनों दूरियों को में लिया गया टोटल टाइम जो है 15.5 मिनट है। तो इस 15.5 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे तो 31/20 घंटे आ जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगेगा जो समय इक्वल टू दूरी बटे गति। ठीक है, तो समय कितना लिया गया, टोटल समय लिया गया है 31/20 घंटे, लेकिन जो 3 पार्ट में अलग अलग समय लिया गया तो वो अलग अलग, तो अलग अलग दूरी दी है। तो x/10 प्लस x/30 प्लस x/8, तो ये टोटल समय हो जाएगा। और जबकि टोटल समय दिया है 31/20 घंटे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो टोटल डिस्टेंस है हमारी 3x, तो 3 किलोमीटर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में। फरवरी 2016 में शौचालयों का निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ भारत के 73 शहरों में कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 श्रेणी में अव्वल था। तो देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उस टाइम 2016 में मैसूर था। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लीजिए जो सर्व संरक्षण में है। तो जैसे इस टाइम लेटेस्ट में चल रहा है कि 2019 और 20 के लिए जो 5 स्टार शहरों के नाम हैं वो नाम आप बताएं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, ये 5 स्टार शहरों के नाम हैं। ठीक है, और 2017 और 18 और 19 और 20 में इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण की श्रेणी में नंबर 1 पर रहा है। तो इंदौर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितने, 2017, 18, 19 और 2020 में इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, और इसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भी जीता है इंदौर ने। ठीक, ये 19 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। एहसान कमल के मुकाबले 2 गुना कार्य कुशल है और मिलकर वे एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। कमल अकेले कार्य करके कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो हमने मान लिया है कि एहसान 2 काम पर डे करता है, कमल 1 काम पर डे करता है, तो 29 दिनों में काम समाप्त होता है। तो 29 गुणे 3, मतलब एक दिन में 3 काम हो रहे हैं, तो 87 काम टोटल हो जाएंगे। तो कमल अकेले कितने दिनों में पूछ रहा है, कमल अकेले कितने दिनों में काम समाप्त कर पाएगा। तो 87 काम है, और 1 काम पर डे करता है कमल, तो 87 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक, कमल अकेले 87/1 कर दो तो 87 दिन में कार्य समाप्त कर लेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 2015 में IRCTC द्वारा आरंभ की गई अर्ध लग्जरी ट्रेन जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर से गुजरती है। इस ट्रेन का नाम क्या है। तो इस ट्रेन का नाम है डेजर्ट सर्किट। और ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले 21 पे चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर पे दिया है, दीक्षा ने 500 रुपये 5% साधारण ब्याज दर पर उधार लिए, तो 4 वर्षों के बाद ऋण चुकाने के लिए वह कितनी राशि का भुगतान करेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए, पी दिया है 500, रेट दिया है 5% और टाइम दिया 4 ईयर। सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 100 आ जाएगा, और उन्होंने 500 रुपये लिए हैं तो 4 साल बाद उसको 600 रुपये अदा करना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कितने भारतीय राज्य और संघ शासित
प्रदेशों ने भारतीय तट रेखा साझा की है? तो मैप में देखिए, राज्य कितने, 9 राज्य हैं। 9 राज्यों के नाम देख लिए, जो मतलब तट, जो समुद्र से टच हैं, कोस्टल एरिया से। तो 9 राज्य हैं। नंबर 1 पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 हमारे राज्य हुए। 5 संघ शासित प्रदेश हैं, तो जिसमें से पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का हिंदी देख लीजिए आप, हिंदी वाला क्वेश्चन। पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा? तो देखिए, माना दो छेद ए और बी हैं। ठीक है, तो उसमें दे रखा है ए जो है 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र बी वो 6 मिनट में खाली करता है। तो दोनों मिलकर एक साथ तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 18। तो 18 लीटर दोनों मिलकर एक साथ खाली कर देंगे। ठीक, तो 1 मिनट में दोनों ए और बी मिलके 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करेंगे। ठीक, तो 5 लीटर पानी को खाली करेंगे, तो खाली करने में 18 टोटल है, 18/5 कर देंगे तो टोटल समय निकल आएगा हमारा 3 सही 3/5 मिनट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर है, वह कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। और महाबोधि मंदिर जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए पूछा जा रहा है और कई अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। और महाबोधि के जो और भी स्थल हैं, अन्य 3 स्थल, वो भी देख लो। चौथा तो इसमें बिहार दिया है, लेकिन 3 और स्थल हैं। एक लुम्बिनी में है, सारनाथ में है और कुशीनगर में है। 4 जगह पे महाबोधि मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, 2004 में नासा ने डैश का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान का शुभारंभ किया था। तो जो मैसेंजर अंतरिक्ष यान था वो बुध ग्रह की खोज करने के लिए भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, मरकरी, जो बुध सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। और बट प्रेजेंट में 2021 में नासा के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है 2021 का, तो नासा जो मंगल मिशन पार्सिवियरेंस रोवर जो है, सैटेलाइट का नाम है, जो मिशन भेजा जाएगा पार्सिवियरेंस रोवर, जो मंगल ग्रह की सतह की खोज करेगा। ये नासा का इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है 2021 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। माउंट सेंट हेलेंस डैश में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी 2021 में और कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो ला साफियर कैरिबियाई द्वीप में एक है ज्वालामुखी जो सक्रिय है अभी भी। और 2021 में एक और ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में है, जो सक्रिय है प्रेजेंट टाइम पे। तो ये CBT 2 में आने वाले टाइम में करंट अफेयर से पूछ सकता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ला साफियर कैरिबियाई द्वीप में और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में सक्रिय हैं। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें दिया है एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2,000 रुपये का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? तो इसमें देखिए 2,000 वर्ष की स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो मतलब पहले वर्ष में 2,000 निवेश करेगी तो उस पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जो दूसरे साल
इन्वेस्ट करेगी उस पर तो 1 ही साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब 2 निवेश हो रहे हैं, 2 प्रिंसिपल, 2000 2 साल के लिए और 2000 जो दूसरा होगा वो 1 साल के लिए। तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में तो हमने पहले में देखिए 2000 ब्रैकेट में 1 + 5 अपान 100 की पावर 2, तो ये है 2 साल के लिए। फिर प्लस में 2000 + 1 + 5 अपान 100 की पावर 1, तो वो 1 साल के लिए है। मतलब जो दूसरे साल इन्वेस्ट की जाएगी तो उस पर तो 1 ही साल लगेगा टाइम। वो जो पहले वर्ष में इन्वेस्ट किया जाएगा 2000, उस पर 2 साल का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से अलग अलग हम लोग सावधानी के साथ निकालेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट हमारा निकल के आएगा 4305 रुपये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। दीपक राजू का परिचय कराते हुए कहता है वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। राजू दीपक के साथ कैसे संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन से सॉल्यूशन में देखिए, मतलब दीपक के पिता की जो पोती है वो दीपक की कौन होगी? सिस्टर होगी। फिर पोती का हस्बैंड दीपक से क्या लगता है? तो दीपक का जीजा लगेगा, मतलब ब्रदर इन लॉ। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। एक तरल के साथ आंशिक रूप से भरा एक टैंक एक समान क्षितिज त्वरण के अधीन है। टैंक में तरल की सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो दिया है द लिक्विड सरफेस फॉल्स डाउन ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड राइजेस अप ऑन द बैक साइड ऑफ द टैंक। मतलब तरल सतह गति की दिशा में नीचे गिरता है और टैंक के पीछे की तरफ बढ़ता है। ठीक, तो त्वरण जो है सदिश राशि, त्वरण का फार्मूला होता है चाल अपान समय, ये प्लस पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में 2:3 समानुपात 6:x, मतलब फोर्थ जो प्रोपोर्शनल है उसको x मान लेंगे। फिर सॉल्व करके 9th आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू 9th आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और भी पूछ लेता है, जैसे मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती निकालने के लिए और चतुर्थानुपाती, तो इसमें पूछा ही है। तो सबका देखिए फार्मूला दे दिए, कैसे निकालोगे। जैसे मध्यानुपाती निकालना है तो उसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तृतीयानुपाती निकालना है तो भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और चतुर्थानुपाती निकालना तब भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूले से आपको पता तो हो ही गया होगा कि जैसे मध्यानुपाती आपको निकालना है तो इसमें a और b की वैल्यू दी रहेगी। हमको मध्यानुपाती मतलब मध्य का जो अनुपात टर्म है वो निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो इस फार्मूले पर रख के आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे इसमें दिया यदि a का अर्थ डिवीज़न है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल पे है तो आप लोग कर लेना, टाइम कम है इसलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें दिया है मिस्टर मूर्ति ने एक योजना में 16,000 रुपये का निवेश किया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि उसने इसे 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए निवेश किया है, त्रैमासिक रूप से संकलित है। ठीक है, तो मूलधन जो प्रिंसिपल दिया है वो 16,000 है, टाइम दिया है 9 महीने, तो 3 त्रैमासिक हो जाएंगी। ठीक है, रेट है 20% प्रतिवर्ष, तो एक साल में 4 त्रैमासी होती हैं तो 5% मतलब तिमाही हो जाएगी।
रेट जो है 20% प्रति वर्ष दिया है, तो 5% पर तिमाही हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले पे रख के निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोग निकाल लो, समझ में तो आ ही गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। एक लेख के विक्रय मूल्य पर 4% और 6% के लाभ के बीच नगद अंतर 3 रुपया है। दो विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात है, ये निकालना है। तो इसमें हम मानते हैं कि माना कि लेख का लागत मूल्य x है, तो अपेक्षित अनुपात हो जाएगा x का 104% अपॉन x का 106%। ये शॉर्टकट विधि है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 52/53 आ जाएगा, जो रेशियो हमारा थर्ड पे सही है, ऑप्शन 52:53 ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 3341 और 3328। ठीक है, तो HCF निकालना है, तो ये सिंपल है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 13 आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किरण ने एक बस को 15% की हानि पर 18,700 रुपये में बेचा। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो देखिए, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन हम लोग बना लेते हैं। सोल्यूशन में देख लिए CP फिर एरो SP, ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब जो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करने के लिए। तो 15% लॉस हो रहा है, तो 15% लॉस हो रहा है मतलब 85/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर तो CP हमारा क्या हो जाएगा? SP तो दिया है 18,700 रुपया, तो CP दिया है 15% लॉस मतलब 85/100। तो हमको वापस आना है, SP से पीछे आना है, तो हम लोग जो 85/100 जो दे रखा है उसको पलट देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18,700 गुणे 100/85, तो ये 100/85 कैसे आया? 15% जो लॉस दिया है उससे। अब नए CP पर भी 15% प्रॉफिट चाहिए हमको, जो नया CP आया है उस पर भी 15% प्रॉफिट चाहिए। तो 15% प्रॉफिट मतलब 115/100। तो जो नया सेलिंग प्राइस होगा हमारा वो होगा, नया सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा, वो जो नया कॉस्ट प्राइस आया उस पर 115/100 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एक वो हो जाएगा 18,700 गुणे 100/85 फिर गुणे 115/100। तो सॉल्व करके हमारा न्यू जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है कि उसको 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बस को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 15% प्रॉफिट पाने के लिए हमको 25,300 रुपये की बस बेचनी चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है? तो फर्स्ट शेड्यूल जो है प्रथम अनुसूची है, जिसमें भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि मतलब इंडिया में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, उनके बारे में बताया गया है सब डिटेल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का वर्तमान लोकायुक्त है? तो न्यायमूर्ति रीवा खेत्रपाल। ठीक, ये प्रेजेंट पर भी हैं और उस टाइम पर भी थी जब ये पेपर आया था 2017 में, करंट अफेयर का था। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विंडो आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि। तो ऑप्शन नंबर 3 पे दे हैव द सेम नेम एंड आर ऑफ द सेम फाइल टाइप। मतलब अगर कंप्यूटर में हम देखते हैं, अगर एक ही विंडो में कोई दूसरी मतलब सेम चीज़ अगर हमको पेस्ट करना है या कॉपी करना है उसी फोल्डर में, तो वो कॉपी नहीं हो पाती है, क्योंकि टाइप सेम होती है। मतलब उसका नाम एक ही नाम हो और एक ही प्रकार की फाइल हो तो सेव नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर कोई फ़ोटो है और एक फ़ोटो को उसी फोल्डर से कॉपी करो और उसी फोल्डर में कॉपी करने लगो दोबारा, तो इंस्ट्रक्शन दे देगा कि दिस फाइल इज़ ऑलरेडी सेव्ड।
तो अगर उसको सेव करना है तो उसका जो नाम है वो चेंज करना पड़ता है। तो वही उसने पूछ रहा है कि एक ही नाम और एक ही फाइल टाइप सेव नहीं हो सकती हैं। तो अगर किसी का एक ही नाम है और एक ही प्रकार की फाइल साइज है, टाइप है, तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक मोबाइल प्लान की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपया है, 4 मिनट के लिए रुपयों में अनुमानित लागत क्या है। मतलब क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि एक मोबाइल प्लान की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपया पड़ता है, तो 4 मिनट के लिए कितनी लागत लगेगी। ठीक, तो सिंपल है। 6 मिनट में देखिए सोल्यूशन, 6 मिनट में 32 रुपया है, इसलिए 1 मिनट में 32/6 रुपया हो जाएगा। तो 4 मिनट में 4 × 32/6 सॉल्व कर लेंगे, 21.30 रुपया आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। गंधार कला पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी के बीच विकसित बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है जो डैश राजवंश के दौरान काफ़ी हद तक विकसित हुई थी। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कुषाण, तो कुषाण राजवंश के दौरान ये विकसित हुई थी जो गंधार कला। ठीक, तो गंधार कला के बारे में कुछ प्लस पॉइंट देख लेते हैं। गंधार कला बौद्ध दृश्य कला की शैली है। क्या है? गंधार कला बौद्ध दृश्य कला की शैली है। यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी के बीच जो अभी उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी जो अफगानिस्तान है वहाँ विकसित हुई थी। ठीक, मतलब ये जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में जो इस टाइम, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान है वहीं पर विकसित हुई थी। और इसका और एक प्लस पॉइंट ये भी है, ग्रीको रोमन जो है ग्रीको रोमन मूल की शैली है ये। ठीक है, गंधार कला ग्रीको रोमन मूल की शैली है। कुषाण वंश के दौरान काफ़ी हद तक ये विकसित हुई थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। कंप्यूट मतलब गणना कीजिए, तो बोर्ड मास से है, हो जाएगा। सोल्यूशन देख लो, 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का हिंदी देख लेते हैं हम लोग। हिंदी, गौतम की रैंक कक्षा में 18वीं है, पीछे से उसकी रैंक क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में 47 छात्र हैं। तो अगर 47 छात्र हैं तो पीछे से उसकी रैंक कितनी होगी। कक्षा में 47 हैं और कक्षा में रैंक 18वीं है गौतम की। ठीक है, तो 18वें स्थान पर, तो इसलिए आखिरी से वो 30वें स्थान पर आएगा। तो पहले कथन से भी उसकी रैंक निकाली जा सकती है पीछे से। अगर कथन दूसरा भी लें तो दूसरे कथन में दिया है जगन कक्षा में 10वीं रैंक पर है और उसकी रैंक पीछे से 38वीं है। ठीक है, तो 10वीं रैंक पीछे से 38वीं है। इसका मतलब कथन सेकंड से निकल आएगा कि कक्षा में 47 छात्र हैं टोटल। कैसे 47 छात्र हैं टोटल? तो जगन कक्षा में 10वीं रैंक पर है, मतलब 10वीं रैंक पर है, 10वीं रैंक और नीचे से 38वीं रैंक, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। 9 + 1 + 37 को मिला के 47 छात्र यहाँ से निकल आएंगे। इसलिए गौतम जो है शीर्ष से 18वें स्थान पर दिया है, तो वह आखिरी से 30वें स्थान पर फिर आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों कथन दिए हैं, इन दोनों कथनों में से कोई एक ही पर्याप्त है क्वेश्चन निकालने के लिए कि गौतम की पीछे से रैंक कितनी होगी। तो अगर कथन फर्स्ट भी है तब भी निकल आएगा, कथन सेकंड है तब भी निकल आएगा। तो आंसर में देखते हैं कौन सा, थर्ड, या तो एक या तो सेकंड अकेला पर्याप्त है। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पुरुष 10 दिनों में एक गड्ढा खोदते हैं, 5 पुरुषों को वैसा ही एक गड्ढा खोदने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। 3 पुरुषों द्वारा खोदने में लगने वाला समय 10 दिन है। तो एक पुरुष खोदता है, तो 3 × 10 दिन, तो 30 दिन में खोदेगा। तो इसलिए 5 पुरुष खुदाई करेंगे तो 30/5 यानी 6 दिन में 5 पुरुष खोद देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2015 की बात करें तो 2015 में पेरिस में किया गया था। बट करंट में अगर बात करें तो 2021 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो फ्रेमवर्क सम्मेलन है वो 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में मेज़बानी करने की घोषणा की है। ठीक, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का फ्रेमवर्क सम्मेलन 2023 है
वो संयुक्त राष्ट्र अमीरात के अबू धाबी में मेज़बानी करने की घोषणा की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड चीनी का एक रूप नहीं है? तो माल्टोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए में 28 तत्व हैं, बी में 32 तत्व हैं और ए यूनियन बी में 40 तत्व हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने तत्व हैं? तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। हम लोग इंटर में पढ़े हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो फार्मूले पे रख देंगे। ए प्लस बी दिया है 28 प्लस 32 और ए यूनियन बी दिया है 40 क्वेश्चन में, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 इसी से रिलेटेड है। हाउ मैनी एलिमेंट आर प्रेजेंट ओनली इन बी? तो केवल बी में मौजूद तत्व बताना है कितने हैं। तो बी माइनस, फार्मूला होता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो बी 32 है, ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं 20, तो 12 आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन देख लो। नंबर क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा है। यूनिटर का फुल फॉर्म मतलब यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिटर का? तो जिनेवा में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, तो ये रेलवे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो रेलवे से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अर्ध लग्जरी ट्रेन एंड अदर, जैसे कि ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म सबसे पहले कौन सी प्राइवेट कंपनी ने या प्राइवेट बैंक ने लागू किया? तो आईसीआईसी बैंक ने अपने एप्लीकेशन और वेबसाइट पे रेलवे के ई टिकटिंग सुविधा आरंभ की थी। तो उसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन और लेटेस्ट है कि आरआरबी का पेपर दे रहे हैं ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नाम पहले क्या था? तो इसका आरएससी था, रेलवे सर्विस कमीशन, जो 1985 में चेंज कर दिया गया था। ठीक, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? तो 21 बोर्ड्स हैं। आरआरबी के 21 बोर्ड्स हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, सॉरी 49 पे चलते हैं। विच स्टेट होस्ट द 12th नेशनल आइस स्केटिंग चैम्पियनशिप इन इंडिया? मतलब कौन सा राज्य है जो 12वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैम्पियनशिप को मेज़बानी कर रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर है। करंट अफेयर है 2015 का, बट अब हम लोग 2021 और 20 का करंट अफेयर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह एक परिक्रमा को पूरा करने के लिए कितना समय लेता है? तो 24 घंटे लेता है। ठीक, ये कंफ्यूज करने के लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि सभी जो सैटेलाइट होते हैं वो 24 घंटे में ही पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेते हैं, तो हमको पता ही है। और इस प्रकार की परिक्रमा को भू समकालिक पेक्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यह रीजनिंग का है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन द सीरीज? अगला सेट क्या होगा? तो देखिए ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, फिर जेड से वाई मतलब एक घट रहा है, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू, तो हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। तो इजी है, ये भी हो जाएगा, सॉल्व करना है बस, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन दे दिए, इजी है, हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो इसमें दिया है, स्टेटमेंट दिया है, भाग्य बहादुर का साथ देता है। ठीक, और कंक्लूजन दिया है, सफलता के लिए जोखिम जरूरी है। सेकंड कंक्लूजन दिया है, डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। ठीक, तो इसमें निष्कर्ष क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, क्योंकि सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, न कि डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं।
तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 टेक्नोमेट्री से है। साइन एक्स दिया है 4/5 है, तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन एक्स के जरिए हम लोग जो ट्रायंगल की तीनों साइडें निकाल लेंगे, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड हो जाएगा बेस 3 हो जाएगा, तो उससे हम tan थीटा निकाल लेंगे 4/3। ठीक है, क्योंकि tan थीटा होता है 1/cot थीटा। ठीक, इसलिए हम लोग tan थीटा निकाल लिए। tan थीटा को रिवर्स कर देंगे तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और sin थीटा की वैल्यू दी है, sin थीटा को रिवर्स करेंगे तो cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और वही पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, cosec x प्लस cot x। तो cosec x की जगह पर हम लोग sin x की इन्वर्स वैल्यू लिखेंगे, मतलब 4/5 है तो 5/4 कर देंगे, और cot x की जगह पर tan x की इन्वर्स वैल्यू लिखेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। इजी है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। नंदा देवी पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, और उत्तराखंड से रिलेटेड ये भी है कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है यहीं पर। और उत्तराखंड से एक प्लस पॉइंट ये भी पूछता है कि फूलों की वादी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की वादी स्थित है। फूलों की वादी कहते किसको हैं? जहाँ से श्री हनुमान जी संजीवनी ब्यूटी लेकर आए थे, उसी को हम लोग फूलों की वादी के नाम से जानते हैं। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में समानताएं ज्ञात कीजिए। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बैसाखी। ठीक है, तो इसमें समानताएं ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सभी मतलब जो हैं सभी फसल महोत्सव के नाम हैं, मतलब ये जो सब फसल जब कटती है या फसल बोई जाती है, मतलब ये सब फसल से रिलेटेड के त्यौहार हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कभी कभार ये भी पूछ लेता है, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तो पूछता है पोंगल कहाँ का त्यौहार है, किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। व्हाट इज 15% ऑफ 34? मतलब 34 का 15% क्या है? तो सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन देखो, 34 का 15% हो जाएगा 5.1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सोल्यूशन में देख लो आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59, एक तरल की बूंद का इसके कणों के आकर्षण के कारण संकोचन होता है और यह न्यूनतम संभव क्षेत्र को अधिकृत करती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? ठीक, तो सरफेस टेंशन कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। जैसे एग्जांपल, अगर पृष्ठ तनाव के एग्जांपल की बात करें तो एक ड्रॉपर से एक बूंद एक एक करके गिरती है, या बारिश में जो बुलबुले होते हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं, या पानी में सुई जो तैरती है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है, या फिर पानी के ऊपर जो तेल का तैरना, लेयर बनना, वो भी पृष्ठ तनाव का ही रीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 या 2009 का 11वां के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा तथा अन्य न्यायाधीश डैश से अधिक नहीं होंगे। तो ऑप्शन है 30, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो होगी उनसे जो नीचे न्यायाधीश होंगे वो 30 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका एक और दूसरा पॉइंट भी पूछ लेता है कि ये जो परिकल्पना है ये किस अनुच्छेद के तहत पूछी जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के फर्स्ट के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 या 30 से कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, तो यहीं पर ये आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का तीसरा सेट का फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 61 से 120 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करवाएंगे। यानी पूरा पेपर देखने के लिए दूसरा वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी देख लीजिए आप लोग। जो बच्चे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन उसी में सॉल्व करवाएंगे, देख लीजिए। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर कोई कमी दिख रही हो वीडियो में तो ज़रूर फीडबैक के जरिए हमको बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें।
इससे होगा कि हम अभी वीडियो बना रहे हैं और हमको तो नहीं लग रहा है कि हम कोई कमी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर बताते हैं, जैसे 2-3 लोगों ने बताया कि सर आपकी आवाज़ धीमी है, तो हम आवाज़ को काफ़ी हद तक बढ़ाए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।